हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबडी कैन लर्न जीके। आज हम लोग इसमें देखेंगे इंडियन पॉलिटी का पार्ट फिफ्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फ्रॉम द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, इट इज रिटन इन विच आर्टिकल। इसका मतलब है कि भाई किसी भी इंसान को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती। तो ऐसा आर्टिकल कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा लिखा हुआ है? तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं? डबल जोपार्डी। हालांकि लास्ट पार्ट के अंदर भी मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पार्ट जरूर देखें, यहाँ पे आई बटन आएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग पार्ट 4 जो है इसका देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 20। लेकिन अगर मैं आर्टिकल 20 के अंदर भी बात करूं तो आर्टिकल 20 के क्लोज 2 में डबल जोपार्टी के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि एक इंसान को एक ऑफेंस के लिए दो बार सज़ा नहीं मिल सकती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 20। लेकिन अगर इसके अंदर भी हम देखें तो आर्टिकल नंबर 20 के क्लॉज 2 में और सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। और जो ऑप्शन 1 है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लॉ, इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अंदर एक तो होता है पुनिटिव डिटेंशन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो क्वेश्चन में इसी के बारे में बात की हुई है कि इसके तहत एक इंसान को कितने टाइम के लिए अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट किसी ट्रायल के। तो मैं आपको इन दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो पुनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव के अंदर वो होता है कि अगर किसी आदमी ने कोई क्राइम कमिट कर लिया, यानी कि कोई क्राइम कर लिया है, तब उसको पनिशमेंट मिलती है, तो उसको बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन। लेकिन अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो उसके लिए हम करेंगे कि क्राइम होने से पहले ही जो है उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। तो भाई इसके तहत जो अरेस्ट कर सकते हैं वो विदाउट ट्रायल वो है 3 मंथ। तो इसमें आप देख सकते हैं, टू अरेस्ट एनी पर्सन फ्रॉम होम रीजनेबल सस्पिशियस अराइजेज, यानी कि जिससे हमें ये पता लग सके कि वो जो क्राइम है कमिट करने वाला है, उससे क्राइम कमिट करने से पहले, यानी कि उसके क्राइम करने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये आता है 3 मंथ के लिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये भी है कि एक एडवाइजरी बोर्ड होता है भाई, एडवाइजरी बोर्ड। वो क्या करता है, किस डिटेंशन एक्ट के तहत उसको अरेस्ट किया गया है, उस डिटेंशन एक्ट के अंदर जितनी सज़ा लिखी गई है उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या है कि इसकी सज़ा टोटली डिपेंड करती है एडवाइजरी बोर्ड पे। अगर एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो इसकी सज़ा और भी बढ़ा सकता है। लेकिन उस जिस एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया है, अगर उसमें मान लीजिए 3 महीने की सज़ा लिखी हुई है, तो उसके अलावा वो चौथा महीना ऐड नहीं कर सकता है। कौन? एडवाइजरी बोर्ड। तो उसको 3 महीने की होगी, 4 मंथ का होगा तो 3 से 4 भी कर सकता है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 22 के, तो ये आर्टिकल नंबर 22 के 4th क्लोज के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद है द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लाई गई हैं, जो उनका पर्पस क्या है बेसिकली, कि वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो क्या चीज़ इस्टेब्लिश करती हैं। तो भाई इस चीज़ का पता ना हम बिल्कुल ही ईजी लगा सकते हैं कि अगर हम फंडामेंटल राइट और DPSP, अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा भाई, तो डायरेक्टिव का D, प्रिंसिपल का P, स्टेट का S और यहाँ से P, तो इसको मैं DPSP बोलूँगा। जब भी ऐसा बोलूँगा आप समझ लीजिएगा कि मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाते हैं हमारे कंट्री के अंदर। लेकिन अगर DPSP की बात करूं तो भाई ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। हालांकि अगर मैं DPSP की बात करूं तो इसके अंदर में 3 तरह की जो है DPSP के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। उसके अंदर क्या क्या होगा वो भी मैं आने वाले क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी, यानी कि दो स्टेटमेंट दी हैं, ये हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है दीज प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन कंट्री। हालांकि हम यहाँ पर देख ही चुके हैं कि ये क्या करते हैं, एम इनका यही है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर लाई जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट पहली तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है द प्रोविजन कंटेन इन द प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो भाई हम ये बात भी बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, अगर हम सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही हम कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स करवा सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं। तो इसके अंदर भी नॉट वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। हालांकि मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये नेगेटिव हैं, दीज आर नेगेटिव एज दे प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग। भाई नेगेटिव राइट क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि इन राइट के तहत हमारा जो लेजिस्लेचर है ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसमें किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हों। यही आर्टिकल नंबर 13 के अंदर बताया हुआ है कि स्टेट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो। इसीलिए इसको जो है नेगेटिव कैटेगरी में बोला गया है कि ये नेगेटिव रहा है। लेकिन उसी तरह से डीपीएसपी क्या करता है, ये पॉजिटिव है एज दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग, यानी कि जब भी स्टेट लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सिद्धांतों के मद्देनज़र ही कोई भी लॉ बनाएगा। दूसरी चीज़ जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि जैसे ही आपके अधिकारों का हनन होगा आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद है ये क्या होंगे डीपीएसपी, ये है नॉन जस्टिएबल, यानी कि अगर इनका हनन हो रहा है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसको नॉन इन्फोर्सिएबल भी कह सकते हैं, नॉन जस्टिसिएबल भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है द आइडिया ऑफ इंडिया एज वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन, यानी कि इंडिया को एज ए वेलफेयर स्टेट अगर हम ये वर्ड ढूंढें तो हमको कहाँ देखने को मिलेगा भाई, तो ये वर्ड हमको देखने को मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, क्योंकि इसका एम ही यही है टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थ्रू ए वेलफेयर स्टेट। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल ग्राउंड की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स का नाम आएगा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कन्फ्यूज़न इसी में रहती है कि क्या चीज़ क्या है, तो हमको ध्यान रखना है। अगर अब मैं कैटेगरीज की बात करूं, हालांकि इसके अंदर कोई सर्टेन मेंशन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, लेकिन अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करें तो उसके डिफरेंट आर्टिकल के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सोशलिस्टिक, दूसरा गांधीयन, तीसरा लिबरल। गांधीयन इसलिए बोला है क्योंकि इन आर्टिकल के तहत जो गांधी चाहते थे, लाइक जैसे कोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, पंचायती राज को बढ़ावा मिले, कि पावर का जो है सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर पावर एक ही हाथ में रहेगी तो जो निचला तबका है वो ऐसा ही दबा का दबा रह जाएगा। तो इसीलिए गांधीयन प्रिंसिपल पे काम करता है, और आर्टिकल 40 के तहत जो है पंचायती राज इंडिया में शुरू भी किया गया है। ये क्वेश्चन भी हम अगर आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो आंसर है इसका भाई ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले भाई अगर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इससे होगा क्या कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं। डेडिकेटेड अपलोड आपको पता ही है ट्यूसडे टू फ्राइडे होगा, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे हैं तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं भाई, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, तो जाकर जल्दी से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आइडिया ऑफ डीपीएसपी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये मैं पॉलिटी की सीरीज के सेकंड पार्ट में आपको बड़े ही अच्छे वे से बता चुका हूँ। मे बी फर्स्ट पार्ट है या फिर सेकंड पार्ट है, दोनों में से किसी एक के अंदर मैं आपको कि हमारे संविधान के अंदर किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, किस चीज़ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंस्पायर है, उन सब चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। तो उसी तरह से अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, हाउ आर द डीपीएसपी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट।
हालांकि मैं ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को भाई घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो डीपीएसपी डिफरेंट कैसे है फंडामेंटल राइट से, क्योंकि भाई ये हैं डीपीएसपी क्या है भाई, नॉन इन्फोर्सिएबल हैं, जहाँ की फंडामेंटल राइट्स को हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं, इनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। आपको पता ही है आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226, 32 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के लिए और 226 हाई कोर्ट के लिए। इसमें देखने वाली बात ये भी, अभी ऑप्शन वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन, इसमें उल्टा लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो है इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते और डीपीएसपी को इन्फोर्स कर सकते हैं। तो इस चीज़ में ध्यान रखना है हमको। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हमने लास्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने वहाँ पे देखा था कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमें बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। दूसरा था कि हम लोग आर्टिकल नंबर 14 के तहत कि हम सब लोग कानून की निगाह में एक हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर हमने 25 के अंदर देखा था कि हमें राइट है, हम अपने रिलीजन के बारे में फ्रीडम है कि हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 39 के क्लॉज डी में लिखा हुआ है कि मैन और वुमेन को इक्वल पे मिलेगा अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं। इस इमेज से हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं कि दोनों के लिए जो एक सफिशिएंट सिचुएशन रहेगी वो यही रहेगी कि अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए। ये हमारे डीपीएसपी के अंदर लिखा हुआ है भाई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, यानी कि इनमें से किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी विलेज पंचायत। और हम लोग नेशनल पंचायती डे भाई अभी कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को ही जब ये लॉ बना था तो इन्फोर्स जो हुआ था यानी कि लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल को ही हुआ था। तो आर्टिकल नंबर 40 के तहत हम लोग पंचायती राज को जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 17 की, तो आपको पता ही है कि ये अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, यानी कि छुआछूत को ख़त्म करता है। और आर्टिकल नंबर 51, क्योंकि भाई डीपीएसपी 36 से 51 तक हैं, तो आर्टिकल नंबर 51 जो है वो इंटरनेशनल पीस के बारे में बात करता है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दो लिस्ट दी है हमको मैच करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 40 की। हालांकि मैं दूसरी तीसरी बार बता रहा हूँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो इससे होगा क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी और डी तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल नंबर ए का जो आंसर है वो ए है, 1 है। तो वो हमारे पास रह गए ऑप्शन नंबर ए और बी। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको कि 51 बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। तो यानी कि सी का ऑप्शन आएगा 3। तो सी के बारे में देख पा रहे हैं कि दोनों ऑप्शन थी के सी को 3 के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब अभी भी हमको आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद है, तो जो आर्टिकल नंबर 44 है ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आता है 4 को। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। और जो बाकी रह गया अभी 48, ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो डी के बारे में ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर आप चाहें तो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ में, तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन टू, यानी कि हमारा संविधान जो है जब भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके अगेंस्ट हमें राइट देता है। किन किन को, चिल्ड्रन को, वुमेन को, ट्राइबल्स को और दलित को। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा भाई, इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ग्रांट देता है कि हम जब भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, तो बच्चे, वुमेन और ट्राइबल जो हैं इसके अंदर अपने कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ा सकते हैं। लेकिन दलित जो वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया है अगर हम राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि
अगर मैं बात करूँ एक तरह से चिल्ड्रन भी दलित के अंदर ही आ जाएंगे भाई, दलित के अंदर वुमेन्स भी होती हैं, ठीक है, मेन भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे हम कि दलित वर्ड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, कौन सी चीज़ नहीं दी गई है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोविजन relating to fundamental duty in the constitution were added on the recommendation of, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके जो प्रोविजन थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, लेकिन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किए गए? तो भाई इस कमेटी का नाम है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्योंकि ये कमेटी गवर्नमेंट ने 1976 के अंदर बनाई थी, क्योंकि उस समय पर हमारे देश में भाई एमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था। गवर्नमेंट किसकी थी भाई उस टाइम पे? प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंदिरा गांधी। हालांकि उस पीरियड को एक ब्लैक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर हमारे देश को जो था एक तरह से इमरजेंसी उनके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोप दी गई थी, क्योंकि कोई इसका स्पेसिफिक कारण नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसे हथियार थे, एक तरह से हथियार वर्ड यूज़ करूँगा भाई मैं, क्योंकि मेन कारण क्या था हमारे हमारे देश में इमरजेंसी लगने का? या तो वॉर की कंडीशन में लग सकती थी, या फिर दूसरा क्या रहेगा, एक्सटर्नल एग्रेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में? वॉर तो एक तरह से अगर आपस में दो देश फॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर आर्म्स यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम वॉर कहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल एग्रेशन की, इसका मतलब है कि कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ है कि हम वॉर करेंगे, लेकिन एक देश दूसरे देश पर हमला किए जा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इन दोनों के ग्राउंड पे हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आपको पता ही है हमारे देश में अब तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। पहली बार कब लगी थी? 1962, जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था। दूसरी लगी थी 1971, जब इंडो पाक वॉर हुआ था। और तीसरी लगी थी जब इंटरनल डिस्टर्बेंस करके, यानी कि इंदिरा गांधी ने उस समय पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कह लीजिए कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही रातों रात हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी, क्योंकि उन्होंने रिकमेंडेशन दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि उस समय पर थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो उनको लेटर भेजा कि इमरजेंसी लगा दीजिए, और रातों रात ही हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। डेट भी याद रख लीजिए आप लोग, मैं बात कर रहा हूँ 25 जून 1975 की। हालांकि मैं इमरजेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करूँगा, लेकिन अभी मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया है। और उसी दौरान जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए भी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली नहीं थे, बाद में अमेंडमेंट करके उनको जोड़ा गया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, तो भैया फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ तो दी हैं, तो किस आर्टिकल के तहत जोड़ी गई हैं भाई? तो ये जोड़ी गई हैं आर्टिकल नंबर 51A। आप देख सकते हैं कि स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम पर इनको जोड़ा गया था। देखने वाली बात यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने कहाँ से ली भाई? यूएसएसआर से ली, यानी कि रशिया से ली अगर आज की बात करूँ मैं। और जब ऐड की गई थी उस समय पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, लेकिन बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ 2002 के अंदर 86th अमेंडमेंट के दौरान ऐड की गई थी। तो अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं, तो ये हैं भाई 11। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई थी वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 42nd अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है भाई, क्योंकि इसके दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी वीडियो का। क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आती है? सबसे पहला है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बिल्कुल आता है भाई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या आता है भाई, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मेरा फोकस ज़्यादा था डीपीएसपी के ऊपर, क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने राइट्स के बारे में बात की थी, अगले में हम करेंगे ड्यूटीज़ के बारे में, तो डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा। तो अगर आप इनमें मोटा मोटा देख पा रहे हैं ऊपर से, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करूँ भाई,
तो ये आर्टिकल नंबर 40 के अंदर लिखा हुआ है, और वो क्या चीज़ है भाई, डीपीएसपी है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको भाई ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि आपको वीडियो से बेनिफिट हुआ है, तो वीडियो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप के अंदर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।